हेलो। हेलो। देखिए आपका आईपीसी में ये 76 और 79 चल रहा था भाई, कई दिनों से रुका था आईपीसी। आज से रेगुलर किया जाए इसको। हाँ, एक और सूचना भाई, जीएस की क्लास आपका वहीं 12:15 बजे से चलेगी आज 40-45 मिनट। साइंस की क्लास लग रही है, तो जिसको जीएस पढ़ना है अपना 12:15 बजे से बैठा रहेगा, यानी कि। और आपका शाम को कल से जीएस लगेगा, यानी कि सुबह आपका साइंस की क्लास चलेगी। और वहीं 6:45 बजे से शाम को भी कल से हिस्ट्री की क्लास लगेगी। ये सभी क्लासें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलेंगी। तो जो घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भी जाएगा। तो जो लोग घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं घर बैठकर ही पढ़ सकते हैं। आपका 2-3 दिन डेमो लीजिए आप लोग, और अगर अच्छा लगे तब भाई टीचर को अस्थाई किया जाएगा। कोई बाध्यकारी नहीं है, सबकी राय से ही चलना है। यानी कि अगर आपको उनकी बातें समझ में आएगी तो आपका आगे कंटिन्यू किया जाएगा 2-4 दिन बाद। नहीं आएगी तो और अच्छा टीचर खोजा जाएगा। वैसे भाई ये आपको मैंने कोई बाध्यकारी नहीं है कि आप पढ़िए ही। मैं फिर बता दूं, अच्छा लगेगा तभी पढ़ाया जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो भाई दूसरे को लगाया जाएगा, कोई समस्या नहीं है। मैंने पहले साइंस की क्लास लगेगी भाई, पहले साइंस की क्लास लगेगी आज से 12:15 बजे। कल से शेड्यूल थोड़ा सही किया जाएगा। और कल से मैंने आज कल से शाम से आपका जीएस की एक और क्लास लगेगी हिस्ट्री की, जो आपका वहीं 6:45 7 बजे से लेकर और आपका 7:30 7 8 बजे तक चलेगी। धीरे धीरे एडजस्ट 15-20 मिनट करना है इधर उधर, ताकि आपका शाम वाला भी 7:30 तक जीएस की क्लास समाप्त हो जाए। तो हो सकता है अला वाला थोड़ा पहले करना पड़े, मैंने 15-20 मिनट अगर एडजस्ट कर लिया जाएगा तो दोनों टाइम एडजस्ट हो जाएगा। सुबह आपका 1 बजे तक हर हाल में हमें क्लास छोड़ना भी है, क्योंकि भाई आपका सुबह से लोग आते हैं तो भोजन वोजन भी करना रहता है। तो भूखे भजन हो गोपाला वही हाल है। तो कितने दिन कितने घंटे तक आपका चलता रहेगा। देखिए आपका भाई आईपीसी में जो पढ़ाया गया था आपका, उसके आगे बढ़ा जाए। देखिए हमने आपका आईपीसी में 76 और 79 को तोड़ा था। और उसमें दोनों में आपका ये बताया गया था कि जो इग्नोरेंसिया है, यानी कि आपका जो कह सकते हैं भूल है, वह आपका फैक्ट की अगर भूल है तो वह क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। और 76 में विधिक बाध्यता, यानी कि कोई व्यक्ति कानूनी तौर पे उस कार्य को करने के लिए बाध्य था या अपने को बाध्य समझता था, लेकिन उससे मिस्टेक हो गया। और 79 में कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए न्यायानुमत था या अपने को न्यायानुमत मानता था और उससे मिस्टेक हो गया। तो 76, और मेंस में भी इस बार 20 नंबर का आया था जे में। मेंस में लिखते समय भूल को 2 लाइन परिभाषित करिए, लिखवाया जाएगा 1-2 दिन में आपका। मैंने अब आपका पढ़ाया जाएगा जैसे लिखवाया जा रहा है शाम को भी, तो सुबह भी तत्काल पढ़ाया जाए और तत्काल उसके बाद लिखवाया जाए। जैसे संविधान भी लिखवाया जा रहा है, नगर नियोजन शाम को भी यही नीति अपनाई गई है। पुलिस एक्ट जितना पढ़ाया गया उतना लिखवाया गया। सीआरपीसी 2-3 लेक्चर चला है तो एक ही दिन में वो लिखवा दिया जाएगा, ज़्यादा भी नहीं पढ़ाया गया है। और आईपीसी भी यहाँ से अब मेंस के लिए शुरू हो रहा है, तो तत्काल 1-2 क्वेश्चन चले उसके बाद एक दिन लिखवा दिया जाए मेंस के लिए। तो प्री के लिए अलग नोट्स बनवाया जाएगा, मेंस के लिए अलग। प्री के लिए पॉइंट वाइज और मेंस के लिए डिटेल में। इस बार ये में आया भी था 20 नंबर का कि आपका मिस्टेक से। तो देखिए कैसे इसके बाद मैंने मिस्टेक 2 लाइन लिखेंगे बता ही गया है। उसके बाद 76 लिखिएगा कि 2 धाराओं में भूल से संबंधित सिद्धांत आईपीसी में समाहित है 76 और 79 में। फिर 76 2 लाइन बेयर एक्ट है वो लिख लेना है।
79 दो तीन लाइन है वो लिख लेना है। उसके बाद दोनों धाराओं के विश्लेषणोपरांत मिस्टेक के निम्नलिखित आवश्यक तत्व निकलते हैं, एसेंशियल एलिमेंट निकलते हैं। तो 5 आवश्यक तत्व निकाल लेना है और इन्हीं पांचों की हमें व्याख्या करनी है। देखिए 5 कौन कौन सा है भाई। पहला है विधिक बाध्यता, 5 हम भी निकाल लें, इसी की व्याख्या, इसी का लेक्चर। विधिक बाध्यता, इसके बाध्यता ये आपका 76 में। आपका दूसरा हो गया विधिक न्यायानुमतता, जस्टिफाई, न्यायानुमतता, ये आपका सेक्शन 79। इसके बाद तीसरा हुआ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि तथ्य की भूल, ये आप तथ्य की भूल हो गया, ये आपका 76 और 79 दोनों में है। चौथा हो गया इग्नोरेंसिया ऑफ लॉ, यानी कि कौन सी भूल, विधि की भूल हो गई, ये भी किस धारा में है, 76 और 79। और ये जो तथ्य की भूल हो रही है ये बोनाफाइड या सद्भावना में होनी चाहिए। तो अंतिम शब्द कौन है, सद्भावना। बोनाफाइड या आपका गुड फेथ, ये भी आपका 76 में भी दिया गया है और 79। प्री के लिए आपका एक दो क्वेश्चन और बता दिया जाए तब इसको हम डिटेल में व्याख्या करते हैं। यानी कि जो ये 5 शब्द आप देख रहे हैं, इन्हीं 5 शब्दों की डिटेल में आपकी व्याख्या करनी है। तो पहले प्री का एक दो क्वेश्चन बता के तब हम इस पर एक एक करके आते हैं। इसी को व्याख्या करते हुए आपका 2-3 कम से कम केस इसमें समाहित कर देना है और जो दृष्टांत बेयर एक्ट में है इसी को लिखते समय वो दृष्टांतों को भी ऐड करना है। एक सेकंड। देखिए इसमें आपका पहले प्री का एक दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बता दिया जाए, उसके बाद आपका डिटेल में 5 शब्दों की व्याख्या करना है और कम से कम 10-10 लाइन व्याख्या, 8-8 लाइन करिएगा और केस भी लिखना है आपका और अंत में निष्कर्ष निकालना है कि मिस्टेक का बचाव नहीं होगा। लास्ट में हम बताएंगे अपवाद, पहले तो नियम जानिए। इसमें जो पूछा जाता है, एक तो आपका पूछा जाता है कि तथ्य की भूल क्षम्य है ये किन धाराओं में है, तो 2 धाराएं मार्क कराएंगे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज हैं तो 76 और 79। यूपीएपीओ में जो बना था 76 नहीं दिया था, केवल 79 दिया था। एक शब्द दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो कई लोग इनमें से कोई नहीं मार कर आ गए। ये गलती न दोहराइए। जब 2 धाराएं न हो तो एक धारा, और वो भी धारा न हो तब इनमें से कोई नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन बना है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, ये किन धाराओं में है, तो ऊपर लिखा भी गया बोर्ड में किस धाराओं में है, 76 और 79 दोनों। भूल से संबंधित आईपीसी की कौन सी धाराएं हैं, तो 2 ही सेक्शन है, 76 और 79। तीसरा मॉडल बना है कि तथ्य और विधि की मिश्रित भूल, मिक्स्ड मिस्टेक को क्या माना जाएगा। ये एक बार जे में बना है, तो तथ्य और विधि की अगर मिक्स्ड भूल है तो उसे तथ्य की भूल मानिएगा। याद रखिए कौन सी भूल माना जाएगा, तथ्य की। अब एक एक करके देखा जाए पांचों को। विधिक बाध्यता, जो अगर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए
जो उस कार्य को करने के लिए या उस बात को करने के लिए विधि द्वारा बाध्य हैं। इसका मतलब ये सिद्धांत आपका 76 में समाहित है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति पर कानूनी कर्तव्य अधिरोपित है कि वह विधि द्वारा बाध्य हैं, बाउंड हैं, कानून आज्ञा देता है कि आप ऐसा करिए और वह व्यक्ति वह कार्य कर देता है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। तुरंत उदाहरण इसके बाद 4 लाइन बाद लिखेंगे कि एक सैनिक है, अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के अनुसरण में भीड़ पर गोली चलाता है, कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, तो सैनिक ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मानने के लिए कानूनन क्या है, बाध्य। अब ये है, लेकिन यह धारा सभी आदेशों को संरक्षित नहीं करती। यदि वरिष्ठ अधिकारी का आदेश अवैध है और उस अवैध आदेश का पालन अधीनस्थ अधिकारियों ने किया है, तो ऐसी दशा में वह ये बचाव नहीं ले सकते कि वरिष्ठ अधिकारियों ने इस आदेश को दिया था। इसका मतलब ये हुआ, एक लाइन, कि वैध आदेश का पालन होना ही चाहिए, क्योंकि आप वैध आदेश का पालन करने के लिए कानूनन क्या है, बाध्य। लेकिन अवैध आदेशों का आप पालन करने से इनकार कर दीजिए। अगर इलीगल आर्डर का पालन करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी का सहारा नहीं ले सकते और आप उसके लिए स्वतः जिम्मेदार होंगे। मैं बता दूं, ये आपका विधि विधि द्वारा बाध्य हुआ। दूसरा शब्द आपका देखा जाए, विधि द्वारा न्यायानुमत। विधि द्वारा न्यायानुमत ये जो शब्द हैं, ये बचाव के रूप में मान्य है और 79 में मान्य है। विधि द्वारा न्यायानुमत की आप व्याख्या करेंगे विधि द्वारा और एक कम से कम उदाहरण देंगे। उदाहरण आप सतर्क रहिए। जो बेयर एक्ट में दृष्टांत दिया गया है, तो जो सैनिक वाला दृष्टांत हम बताए, ये प्री में भी डायरेक्ट पूछा गया है। ये 76 का पहला ही दृष्टांत है। और जो 79 का हम एक दृष्टांत बताएंगे, वह अलग से बताएंगे क्योंकि मिस्टेक पर है, लेकिन आपका विधि द्वारा न्यायानुमत पर नहीं है। उसको हम सीआरपीसी से बताएंगे, लेकिन पहले समझिए, विधि द्वारा न्यायानुमत का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह कानून द्वारा तो बाध्य नहीं होता, लेकिन अगर वह व्यक्ति उस कार्य को कर देता है तो कानून ये मानता है कि उसने उचित ही कार्य किया, जस्टिफाई कार्य किया, यानी कि अनुचित कार्य नहीं किया। अर्थात कोई व्यक्ति कानून द्वारा बाध्य न होते हुए भी अगर किसी उचित कार्य को करता है तो कानून की यह राय है कि उसने कोई अपराध नहीं किया। तुरंत एक उदाहरण देंगे। उदाहरण आप अपराधियों पर देंगे कि किसी अपराधी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का विधि द्वारा बाध्य पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी किसी अपराधी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर लेता है तो वह विधि द्वारा बाध्य नहीं है। लेकिन 79 कहती है कि ऐसे व्यक्ति ने कोई गलत कार्य नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया और ऐसे व्यक्ति का जो कार्य होगा वह क्षम्य होगा, एक्सक्यूज होगा। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये समझना है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, विधिक न्यायानुमतता का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने जो कार्य किया है कानून उसे उचित या जस्ट या ठीक मानता है और कानून कहता है कि आपने कोई अपराध नहीं किया।
अब तीसरा पॉइंट आइए आपका। तीसरा पॉइंट है जो आपका तथ्य की भूल या मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो आपका मैक्सिम भी है, तथ्य की भूल बचाव देती है लेकिन विधि की भूल बचाव नहीं देती। यानी कि कौन एक्सक्यूज करेगी मिस्टेक ऑफ फैक्ट और कौन आपको एक्सक्यूज नहीं करेगी, कौन इग्नोरेंसिया आपको कोई बचाव नहीं देगी, तो इग्नोरेंसिया ऑफ लॉ। तो कौन भूल या मिस्टेक बचाव है, कौन नहीं है, पहले तो ये समझिए कौन बचाव है, तथ्य की भूल। कौन बचाव नहीं है, विधि की भूल। तथ्य की भूल बचाव है, ये 76 और 79 दोनों में है। विधि की भूल बचाव नहीं है, मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं है। ये भी बात किन धाराओं में है, 76 और 79 दोनों। अब जो ये तथ्य की भूल है इसी को हमें लेकर चलना है। एक उदाहरण 76 पर देना है और एक उदाहरण किस पर देना है, 79। उदाहरण बीच में देते रहिएगा। देखिए आपका, लेकिन जो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है आपका कैसा होना चाहिए, गुड फेथ में। फिर एक बार जोड़िए भाई, कहाँ से ये जो गुड फेथ शब्द आया है ये किसके लिए आया है, तथ्य की भूल के लिए। अच्छे से याद रखिए, विधि की नहीं, कि विधि की भूल तो एक्सक्यूज है ही नहीं, तथ्य की भूल। अब दोनों धाराओं में समझिए, यदि कोई व्यक्ति धारा 76 के तहत अपने को तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण किसी कार्य को करने के लिए विधि द्वारा बाध्य समझता है, तो ऐसी दशा में अगर वह मिस्टेक सद्भावना पूर्वक किया है, गुड फेथ में किया है, तो उसका कार्य अपराध नहीं माना जाए। गुड फेथ का मतलब ये हुआ कि सेक्शन 52 में बोनाफाइड या गुड फेथ या सद्भावना पूर्वक शब्द परिभाषित है। सद्भावना का मतलब जितनी जांच पड़ताल सच्चाई जानने के लिए करनी चाहिए थी, व्यक्ति ने उतनी जांच पड़ताल की, फिर भी उससे मिस्टेक हो गया। और वह मिस्टेक किसका था, फैक्ट का कि लॉ का, फैक्ट का, तो व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। अब इस पर आपका एक दो उदाहरण देना है। चूंकि 76 पर हम मिस्टेक का फैक्ट चल रहे हैं, तो ऐसे रहिएगा और समस्याएं जो बनी है उस पर। पहला उदाहरण जो दिया जाता है वह कानूनी तौर पर जो सेकंड 76 का सेकंड इलस्ट्रेशन है। दूसरा उदाहरण है उसी पर दिया जाता है। देखिए दूसरा उदाहरण, एक पुलिस अधिकारी है और पुलिस अधिकारी ये समझता है कि आपका ए बी है और ए को बी समझकर गिरफ्तार कर लेता है। बाद में पता लगता है कि ये बी नहीं ए है। तो अगर पुलिस अधिकारी ने तथ्य की भूल किया, ये तथ्य की जो उससे भूल हुई दुर्भावना में नहीं, कैसी होनी चाहिए, इसका सद्भावना फिर समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी जांच पड़ताल इस बारे में पुलिस अधिकारी को करनी चाहिए थी, जितनी सावधानी बरतनी चाहिए थी, जितना ध्यान देना चाहिए था कि ए नहीं बी है, उतना सतर्कता सावधानी या जांच पड़ताल पुलिस अधिकारी ने किया और फिर भी बी की जगह कौन गिरफ्तार कर लिया गया, ए। तो ऐसी दशा में वह पुलिस अधिकारी मिस्टेक ऑफ फैक्ट का 76 में बचाव लेगा और किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। याद रखिएगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आपका प्री के लिए भी एक दो बता दिया जाए। आपका एक तो भूत समझकर मारना आता है, दूसरा आपका पूछा जाता है पुत्र को मार देना, और तीसरा श्रद्धा जनित विश्वास। तीन उदाहरण समझिए।
ए ये समझता है कि वहाँ भूत है और भूत के चक्कर में बी को मार देता है, मिस्टेक का फैक्ट कर देता है, गुड फेथ में करता है, तो ए ने कोई अपराध नहीं किया। तो एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को भूत समझकर सद्भावना पूर्वक भूत समझ लेता है, मृत्यु कारित कर देता है, तो क्या वह अपराध का दोषी होगा कि नहीं? नहीं होगा। लेकिन जितनी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि क्या ये मानव है कि भूत हैं, उतनी जांच पड़ताल उसने क्या की। दूसरा आपका एक उदाहरण बताया गया, बाघ वाला बताया गया था, वो भी अच्छा उदाहरण है। रात रात का माहौल है, घोर अंधेरा है, एक व्यक्ति के दरवाजे पर दस्तक होती है, जंगल का इलाका है, वह व्यक्ति समझता है कि शेर या भालू आ गए हैं, दरवाजे पर कुल्हाड़ी उठाता है और उचित सतर्कता और सावधानी बरतते हुए कुल्हाड़ी चला देता है और बाद में पता लगता है कि उसका पुत्र ही मारा गया। तो क्या उसने कोई अपराध किया कि नहीं? नहीं किया। क्योंकि लेकिन कब उसे बचाव मिलेगा? तो जितनी जांच पड़ताल इस बारे में करनी चाहिए थी कि ये हमारा पुत्र है कि भालू है, उतनी जांच पड़ताल किया, फिर भी उससे मिस्टेक हो गया और भालू की जगह कौन मार दिया गया? उसका पुत्र ही। तो आपका ऐसा व्यक्ति दंड का भागी नहीं होगा। अगला ये भाई एक आता है श्रद्धा जनित विश्वास। श्रद्धा जनित विश्वास के मामले में ये सेक्शन कोई बचाव नहीं देंगे। तो श्रद्धा जनित विश्वास क्या होता है, इस पर थोड़ा गौर किया जाए। श्रद्धा जनित विश्वास का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति दूसरे पर यह विश्वास करता है कि इसको प्रेत पकड़ लिया है या इसको जिन पकड़ा है और जब इसको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, इस व्यक्ति को टार्चर किया जाएगा या बाल पकड़कर लटका दिया जाएगा, तो ये प्रेत, जिन और भूत प्रेत क्या होंगे? गायब। तो ये कोई मिस्टेक नहीं है, मैं बता दूं, ये श्रद्धा जनित विश्वास है और ऐसे विश्वास पर किए गए कार्य के लिए कोई व्यक्ति बचाव का हकदार नहीं होगा। आपका जैसे कि एक औरत है, वो समझती है कि बच्चे को हम बलि देंगे तो देवता प्रसन्न होंगे, तो कोई बचाव नहीं। अभी आपका संगम का भी उदाहरण मैं एक दिन बताया था और तमाम जगह आप देख सकते हैं लोगों को डंडे से मारा जाता है, तो आपका चप्पल से मारा जाता है, जूता से, कि भूत क्या हो भाग जाए। और आपका कई लोगों को जलती आग पर चला दिया जाता है। गांव में, शहर में देखेंगे तो क्या पुरुष क्या महिलाएं इतना सिर हिला देंगे कि लगेगा कि सारा प्रेत और जिन इन्हीं के ऊपर है। अब देवी जी इन पर सवार हो गई, जिन सवार हो गया, जो ये बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। तो एक उदाहरण देखिए भाई, संगम पर बाहर से आपका ओझा सोखा आते थे महिलाओं को लेकर, महिलाओं का सिर पर बाल पकड़ते थे और वहीं डंडे से डुबो कर मारते थे। तो ये बातें मीडिया में जब प्रसारित हुई तो हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया, पेपर पढ़कर सुमोटो से, और ये सब कहा कि ये सब बंद करिए और पुलिस को आदेशित किया कि आगे से ऐसी घटनाएं संगम पर न हो। तब पुलिस कुछ दिन सक्रिय रही, कुछ बाबाओं को पकड़ी और उसके बाद थोड़ा ये सब कांड कम हुए। मैं बता दूं, यानी कि कुल मिलाकर अगर श्रद्धा जनित विश्वास है तो इस मामले में मिस्टेक कोई बचाव नहीं देगा। इन पर प्रेत चढ़ा है, मारिए और मारकर प्रेत को क्या करिए, ये सब बचाव नहीं है भाई, ये सब मिस्टेक में बचाव नहीं है। यानी कि जो भी तथ्य की भूल हो वह गुड फेथ में होनी चाहिए। अब आइए, यानी कि कुल मिलाकर 76 में ये हमने बताया कि अगर कोई व्यक्ति है अपने को विष द्वारा बात समझता है,
तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, और सद्भावना पूर्वक कार्य करता है तो कानून उसे बचाव देगा। इसी प्रकार 79 में भी है, 79 में भी यही है कि अगर कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण अपने को किसी कार्य को करने के लिए न्यायानुमत समझता है, जस्टिफाई समझता है, और कैसे कार्य करता है, सद्भावना में कि दुर्भावना में, सद्भावना में, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। लेकिन मिस्टेक किसका होना चाहिए, फैक्ट का कि ला का? फैक्ट। अभी हम ला पर आएंगे, अभी तो फैक्ट हो जाए तब ना। अब इसमें जो दृष्टांत दिया गया है 79 में, उसी को लिखिएगा, अच्छा रहता है। देखिए दृष्टांत हम बता रहे हैं। ए एक व्यक्ति है, बी को ऐसी परिस्थितियों में देखता है कि ए को सद्भावना पूर्वक ये विश्वास हो जाता है कि बी सी की क्या करने वाला है, मर्डर। तत्पश्चात ए वारंट के बिना बी को गिरफ्तार कर लेता है, पुलिस के पास ले जाता है। बाद में पता लगता है कि बी तो अपने सेल्फ डिफेंस में कार्य कर रहा था, यानी कि अपने आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था। तो ए किस अपराध का दोषी होगा? तो 79 फिर कवर करिए, ए से मिस्टेक हुआ, ये मिस्टेक फैक्ट का था। अब ये है कि सद्भावना में हुआ कि दुर्भावना में, यानी कि ए को जितनी जांच पड़ताल इस बारे में करनी चाहिए थी कि क्या बी सी की हत्या करने वाला है, उतनी जांच पड़ताल ए ने किया, और उसके बाद उसे बिलीव हो गया कि बी ऐसा करने वाला है, उसको अरेस्ट कर लिया। तो ए ने मिस्टेक का फैक्ट किया, गुड फेथ में किया, तो ए ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह अपने को इस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत समझता था, और मिस्टेक हो गया किसका? ला का नहीं, किसका? फैक्ट का। और ये मिस्टेक हमेशा याद रखिए कैसे हुआ है, सद्भावना में कि दुर्भावना में? सद्भावना। अगला पॉइंट देखिए भाई, अगला पॉइंट है विधि की भूल। इसमें जो विधि की भूल आपको पढ़ना है, कम से कम आपका 2 केस जरूर याद रखिएगा, हम बता दें। एक आपका आर बनाम प्रिंस का, और दूसरा एमएच जॉर्ज यानी कि मेयर हंस जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य। 2 केस जरूर पढ़िएगा। तीसरा केस पढ़ना है तो क्वीन बनाम टाल्सन का पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 केस तो जरूर रट्टा मार कर जाइए मिस्टेक पर, 76 पर। अब देखिए विधि की भूल बताया जब है डिटेल में, इसमें थोड़ा समय लगता है। विश्व के किसी भी देश में इग्नोरेंसिया ऑफ लॉ यानी कि या मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं है, अर्थात विधि की भूल क्षम्य नहीं है। याद रखिएगा, लगभग सभी देशों में विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ये बातें सेक्शन 76 में और 79 में दोनों में बताई गई हैं। अब यहाँ दुर्भावना सद्भावना नहीं काम करेगा। अगर आपने लॉ का वायलेशन किया है तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने सद्भावना में किया, दुर्भावना में किया। आपका विधि की भूल क्षम्य नहीं है। अब आइए इसको देखा जाए अच्छे से। विधि की भूल क्षम्य न होने का तमाम कारण लोग विद्वानों ने बताया है। पहला कारण ये है कि अगर विधि की भूल को क्षम्य बना दिया जाए तो जितने अपराध करने वाले हैं वो जब कोर्ट में आएंगे तो यही कहेंगे कि हजूर हम नहीं जानते थे कि कानून ऐसा है, हम कानून का अगर जानते तो कानून का वायलेशन नहीं करते। दूसरा ये है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इसका परिणाम ये होगा कि लोग कानूनों को जानने के प्रति जागरूक रहेंगे,
कानून जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि सुषुप्तावस्था से क्या आ जाएंगे आपका जागृत अवस्था में। जैसे आप लोग हैं, कल माने एग्जाम था, कल एग्जाम देने के बाद अब ज़्यादा लोग क्या हो गए हैं, जाग गए हैं, और शाम को और बरसाती मेढक जाग जाएंगे। आज आज से जाग जाएंगे जो बरसाती मेढक हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे आपका एपीओ आ रही है, तो धीरे धीरे भाई बरसाती मेढकों को अब बाहर बैठाया जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि नए लोग अंदर बैठेंगे और बरसाती मेढक बाहर बैठेंगे। भाई वो स्थिति भी आ जाएगी वैकेंसी आते आते। तो भाई ऑनलाइन चल रहा है बरसाती मेढक, यानी कि पुराने लोग भाई घर बैठे पढ़े भाई, जिनकी फीस जमा है उनसे दोबारा फीस ली नहीं जा रही है, पूरी फीस जिनकी जमा है तो घर बैठे पढ़ें, कौन दिक्कत है भाई। ये थोड़े हैं कि हम भगा दे रहे हैं कि 2 साल हो गया भाग जाओ। भाई आप जाकर घर बैठे पढ़िए, फ्री में आपको वीडियो मिल रहा है। तो फिर एक बार देखिए, अगर विधि की भूल को क्षम्य बना दिया जाए तो न्याय प्रशासन आपका कह सकते हैं कि न्याय करना मुश्किल हो जाएगा। रोज न्यायालय इसी में उलझ जाएंगे कि क्या अभियुक्त कानून जानता था कि नहीं जानता था। अतः ऐसी दशा में इन उपर्युक्त कारणों के आधार पर ही ये उपधारणा की जाती है कि भले कोई अंगूठा टेक हो, भले अंगूठा छाप हो, भले पढ़ने न आता हो, सभी लोग सभी कानूनों का ज्ञान रखते हैं। ये प्रिज्यूम किया जाता है, कल्पना की जाती है, अनुमान लगाया जाता है कि सभी व्यक्ति सभी कानूनों का क्या रखते हैं, ज्ञान, जबकि ज्ञान है ही नहीं। ये सही बात है, यानी कि वास्तविकता ये है कि ज्ञान नहीं है, फिर भी लोग ये अनुमान कानून करके चलता है कि सभी कानूनों को आपको ज्ञान है। और अगर आप कहें कि हम तो कानून जानते ही नहीं थे, तो वह क्षम्य नहीं है। वास्तविकता देखिए, वास्तविकता ये है कि इतने संसद कानून पास करती हैं, वास्तव में 10% लोगों के अलावा कानून की जानकारी ही किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी ये मानकर चला जाएगा कि आप कानून जानते थे और मिस्टेक ऑफ लॉ, कोई बचाव नहीं होगा। जैसे याद रखिए, कोई बचाव नहीं है। हाँ, ये है कि भाई आपका दंड की मात्रा जब दंड दिया जाता है तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि रियायत बरत दी जाए। ये लेमैन था, अंगूठा टेक था, कानून जानकारी नहीं रखता था, लेकिन बचाव नहीं होगा। इस प्रकार आपका इसका मतलब ये हुआ कि चाहे भारतीय व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो, सभी के बारे में ये माना जाता है कि वह भारत में जो कानून है उनका क्या रखता है, न ले, ये माना जाएगा। और इसी पर आपका विधि की भूल क्षम्य नहीं है। अब एक और उदाहरण देखिए। अब इसके लिए ये कहा जाता है कि सरकार को चाहिए कि जब कोई नया कानून बने, तो देखिए उसका नियम भी मैं बता रहा हूँ कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो ऐसे लागू नहीं किया जाता। सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन होता है, उसका राजपत्र में, माने सरकारी पत्र में, आपका भारत सरकार के राजपत्र में क्या होता है, प्रकाशन, और प्रकाशन के बाद ही लागू किया जाता है, ताकि बिना प्रकाशन के लागू किया ही नहीं जा सकता, ताकि आम जनता भी कानून को जान सके। और इसीलिए, लेकिन आज भी ये सही बात है कि भारत में ज़्यादातर लोग कानून नहीं जानते, लेकिन अगर कोई अभियुक्त ये कहे कि हम तो कानून ही नहीं जानते थे, चाहे भारत का नागरिक हो या विदेशी, तो विधि की भूल किसी भी हालत में क्षम्य नहीं है। अब आइए 2 केस देखा जाए, जो 3 केस देखा जाए, एक एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं। पहला केस है आर बनाम प्रिंस का। छत्तीसगढ़ एपीओ में एक बार जज का नाम पूछा गया था, तो जस्टिस ब्लैक बर्न है। याद रखिए कौन है, ब्लैक बर्न। देखिए क्या हुआ था, प्रिंस जो व्यक्ति था उस पर ये आरोप था कि उसने 16 साल से कम की लड़की जो 14 साल की थी,
एनी फिलिप्स का किडनैपिंग किया है, व्यपहरण किया है। वह लड़की से पूछा कि तुम्हारी एज कितनी है, तो लड़की ने 16 साल से अधिक बताई। फिर देखने में भी लड़की, भाई देखिए एक बार बीच में बता दिया जाए, भारत में ये एज 18 साल से कम है और इंग्लैंड में 16 साल से कम। ये अंतर है। लड़का है तो भाई आपका 16 से कम भारत में, लड़की है तो 18 से कम तब किडनैपिंग। इंग्लैंड में लड़का है तो 14 से कम और लड़की है तो 16 से कम तब किडनैपिंग। तो फिर एक बार देखिए, अभियुक्त जो प्रिंस था वह लड़की को देखने में भी लड़की 16 से ऊपर लगती थी। उसने क्या काम किया कि लड़की के गार्जियन की अनुमति के बिना उस लड़की को अपने साथ ले गया। तो ऐसी दशा में उस पर किडनैपिंग का मुकदमा चलाया गया। प्रिंस बार बार ये कह रहा था कि मैंने सद्भावना में कार्य किया, मुझसे मिस्टेक हो गया। तो जस्टिस ब्लैकबर्न मुख्य न्यायाधीश थे, कोई बचाव नहीं दिया गया और ये माना गया कि तुमने कानून के विपरीत कार्य किया, कठोर अपराध किया है, अवैध कार्य किया है, अनैतिक कार्य किया है। एमपी में एक बार मॉडल बना था कि प्रिंस को क्यों सजा दी गई, तो उपयुक्त सभी मार दीजिएगा। उसका कार्य अवैध था, विधि के विपरीत था, अनैतिक था, उपयुक्त सभी, तो क्या मार कर आएंगे प्री में भी। उसको सजा दी गई और विधि की भूल को क्षम्य नहीं किया गया। दूसरा आपका एमएच जॉर्ज, मेयर हंस जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस है। 1965 का ही केस है, 1965 का ही केस है। इस केस में देखिए क्या हुआ। एमएच जॉर्ज जो था, मेयर हंस जॉर्ज जो था, वह विदेश से भारत आया। एयरपोर्ट पर उतरा, तब तक तलाशी ली गई और जितना सोना वह भारत में कानूनन ला सकता था उससे अधिक सोना उसके पास पाया गया। तो फेरा कानून के तहत उस पर मुकदमा चला। एक ही तर्क वह सुप्रीम कोर्ट तक दे रहा था कि हजूर अभी हम जहाज से उतरे हैं, भारत का कानून हम जानते ही नहीं, अगर जानते रहते तो इतने से अधिक सोना नहीं लाते। तो जो तत्विधि की भूल है, चाहे विदेशी ही क्यों न किया हो, बचाव के रूप में प्रयुक्त नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बताया कि भाई विधि की भूल क्षम्य नहीं है, भले किसने किया हो, विदेशी। इसका मतलब कि अगर कोई विदेशी है भारत में आता है तो ये माना जाएगा कि भारत के पूरे कानूनों को वह क्या करता है, जानता है। या यहाँ से भी आप विदेश में जाइए तो ये माना जाएगा कि आप विदेशी कानूनों का क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे बाबा का चेला था, यानी कि गुरु गुरु गुड़ रहे और चेला चीनी हो गया। बाबा की वीडियो रखा था, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें 1% भी शक नहीं है। बाबा की वीडियो रखा था, ब्लैकमेल कर रहा था, खुद ही चीनी था चेला, ऑस्ट्रेलिया में गया था तो पकड़ लिया गया था छेड़खानी में, कुछ दिन जेल में रहा था और बाबा को ब्लैकमेल कर रहा था। तो ब्लैकमेल बाबा भाई जब अति हो गई तो बाबा ने कहा कि न बांस रहेगी न बांसुरी, तो चेला जेल में देख ही रहे हैं। यानी कि गुरु के ही पैर काटने पर तुल गया। तो अलग बात है भाई, उनका वीडियो देख लीजिए और फोटो चेले का, तो अयासी का भंडार दिखेगा, यानी कि एकदम शानो शौकत से रहने वाला। वो अलग बात है, चेला जेल में, कुछ दिन बाद जमानत हो जाएगी, चेला भी आज़ाद हो जाएगा, वो अलग बात है। क्योंकि सजा आपका अधिकतम 10 साल ही है 305 306 में आईपीसी, क्योंकि माइनर तो है नहीं बाबा की मृत्यु दंड हो, तो अधिकतम 10 साल मिल सकती है। आगे देखिए भाई, अब विधि की हम आ रहे थे एमएच जॉर्ज का केस, याद रखिए कि चाहे विदेशी ही क्यों न हो, भारत में अगर वह कहता है कि हम भारत के कानून को जानते ही नहीं थे, तो क्या कोई बचाव मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा।
यानी कि चाहे देसी हो या कौन हो विदेशी, विद की भूल क्षम्य नहीं है। अगला आइए क्वीन बनाम टाल्सन का देखा जाए। इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, और क्वीन बनाम टाल्सन का ही ऐसा पहला केस है जिसमें कि स्टैट्यूटरी लॉ में अधिनियमित विधियों में दुरासे के सिद्धांत को इंग्लैंड में लागू किया गया और टाल्सन को बाइज्जत बरी किया गया। देखिए ध्यान से इस केस में क्या हुआ। श्रीमती जो टाल्सन थी वह आपका उसका विवाह हुआ था टाल्सन से, और ऐसी दशा में कह सकते हैं कि उसका पति अमेरिका जा रहा था, माने विदेश इंग्लैंड से, और लगभग 7 वर्ष पूरे होने वाले थे। श्रीमती टाल्सन पूरा खोजबीन अपने पति के बारे में की। सभी लोगों ने यही बताया कि वह जहाज समुद्र में डूब गया और उसी में तुम्हारे पति क्या हुए, मारे गए। तत्पश्चात आपका कानून, भारत में भी कानून है कि अगर पति या पत्नी पिछले 7 वर्षों से लापता है तो सिविल डेथ माना जाएगा, भले जिंदा हो माना जाएगा कि मर गया। एविडेंस की धारा बताइए 107 की 108। 108 तो जीवित होने की उपधारणा की धारा में 107, मृत्यु की उपधारणा 108। कितने साल पहले जीवित था तो आज माना जाएगा जीवित है 30 साल, और कितने दिन पिछले नहीं सुना गया है तो मर गया माना जाएगा 7 साल। ये याद रट कर जाइएगा। केस भी बताया गया था मोहम्मद शरीफ बना बंदे अली, केवल मृत्यु की उपधारणा, समय और स्थान की नहीं, अलग से साबित करना होगा। फिर बैक हो आइए इस पर। तो एक दिन आपका अभी बचा था 7 साल में एक दिन, और जो पत्नी थी उसकी वह पूरा काट ओट बांटी, सबको समारोह की और दूसरे पुरुष से विवाह कर ली। तब तक 1-2 दिन बाद उसका पहला पति आ गया और अपनी पत्नी पर मुकदमा बाइगेमी दुर्विवाह का किया। निचले न्यायालय ने 1 दिन की सजा दी श्रीमती टाल्सन को बाइगेमी के लिए। जब अपील में मामला गया तो अपील न्यायालय ने टाल्सन को बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कि एक्टस नॉन फैसिट्रियम नाइसीमेंसिट्रिया, मात्र कार्य किसी को व्यक्ति को दंडित नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा उस कार्य को करने का न हो। और बाइज्जत तो निचले न्यायालय ने एक जगह और पूछा जाता है इंटरव्यू में कि निचले न्यायालय ने कितने सजा दी थी, तो याद रखिए 1 दिन का। और अपील न्यायालय ने बाइज्जत क्या कर दिया, बरी। ये 3 केस आपका बताया गया किस भूल पर, मिस्टेक ऑफ लॉ। 3 कम से कम याद रखिए। इसके बाद आइए जो ये तथ्य की भूल होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए, गुड फेथ में, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं बोनाफाइड या गुड फेथ। गुड फेथ शब्द की परिभाषा आईपीसी की धारा 52 में दी गई है। नकारात्मक या निगेटिव परिभाषा है। क्या कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति सम्यक सतर्कता और सावधानी या उचित ध्यान देकर किसी कार्य को नहीं करता तो हम कहते हैं कि वह सद्भावना पूर्वक उस कार्य को नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए कार्य में, जितना ध्यान देना चाहिए, अर्थात आसान भाषा में सच्चाई जानने के लिए जितनी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उतना व्यक्त किया, फिर भी उससे मिस्टेक हो गया। और मिस्टेक लॉ का नहीं हुआ था, किसका हुआ था, फैक्ट का। तो 76 और 79 ऐसे व्यक्ति को क्या देगी, बचाओ। अब लास्ट में आइए कि जो ये तथ्य की भूल है ये कब बचाव नहीं होगी। अब इसको अच्छे से जानना है भाई। अपवाद, अपवाद हम बता रहे हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट कब बचाव नहीं होगा, तो जब व्यक्ति ने
सद्भावना में कार्य नहीं किया हो, अर्थात इसका मतलब कि पहला पॉइंट मिला कि सच्चाई जानने के लिए जितनी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी उतना वह किया कि नहीं किया, नहीं किया, तब तथ्य की भूल कोई बचाव नहीं देगी। दूसरा आपका श्रद्धा जनित विश्वास, तो हमने बताया ही भूत प्रेत का मामला, इसमें भी तथ्य की भूल कोई बचाव नहीं हो। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ की कोई अपराध आशय के बिना भी दंडनीय है। फिर कंसेप्ट एक बार बनाइए तो, जो ये हम बताए थे आपका, मैंने समय भाई आपका एक सप्ताह 8 दिन हो गया, जो 76 से लेकर 95 तक में जो बचाव दिया गया है वह इस आधार पर दिया गया है कि एक्टस रिया होती हैं लेकिन क्या नहीं होता, मेंस रिया। यानी कि व्यक्ति अपराधी कार्य करता है लेकिन उस कार्य को करने का उसका आशय नहीं होता। तो जहां अगर कोई अपराध आशय के बिना भी दंडनीय है तो ऐसे मामलों में ये जो तथ्य की भूल है कोई बचाव नहीं देगी, याद रखिए। यानी कि ऐसे मामलों में जहां की कोई अपराध इंटेंशन के बिना ही दंडनीय है तो ये तथ्य की भूल कोई बचाव नहीं देगी। जैसे बाइगेमी यानी कि दुर्विवाह हो गया, किडनैपिंग यानी कि व्यपहरण हो गया, पब्लिक न्यूसेंस यानी कि लोक उपताप हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना, और आपराधिक अपलेख यानी कि मानहानि या डिफेमेशन के मामले हैं। इसमें आपका भूल कोई बचाव नहीं देगी। तो लीगल भाषा में याद रखना है कि जहां इंटेंशन के बिना भी किसी अपराध को अपराध घोषित करके दंडनीय बनाया गया हो वहां मिस्टेक का फैक्ट कोई बचाव नहीं देगी। ये तीन याद रखिए, जहां जांच पड़ताल नहीं किया गया, दूसरा श्रद्धा जनित विश्वास, और तीसरा जहां की आशय आवश्यक नहीं। तो भाई आधा घंटा ही क्लास चलेगा साइंस का आपका, क्योंकि 1 बजे तक आपको छोड़ दिया जाएगा। तो आधा घंटा पढ़िए, जिनको भाई बैठकर पढ़ना है। कल से थोड़ा और शेड्यूल सही किया जाएगा भाई, कई दिनों बाद आज पहला दिन चल रहा है तो कल से और शेड्यूल सही किया जाएगा क्लास का। हेलो हेलो। Good afternoon, everybody. My name is Kanhaiya Misra, and I am here to teach you all a subject of science. Basically, the judiciary deals with science, and it is the most important part of your selections. जुडिशरी में जो है सिलेक्शन वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली जो साइंस एस्पेक्ट के लोग होते हैं उनको ज़्यादा फायदा मिल जाता है इसके रिगार्डिंग में। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है सेलेक्टिव और कंपैरेटिव स्टडी करें, जिससे कि जो बेसिक फैक्ट है, आप किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी विंग से हो, इससे ज़्यादा जरूरी ये नहीं है कि आप अभी तक क्या पढ़े हैं, बस जरूरी ये है कि जब आप अब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव लाइफ में हैं, आप इसके लिए जो है खुद को तैयार करें, और जो अभी जितना बताया जा रहा है आप बस उतना तैयार रखें। मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग का कोई भी सिलेक्शन, अगर आपके क्वेश्चंस अगर 100 नंबर के हैं तो आप अपने मेंस में भी और ये पीटी वाला जो एग्जाम है आपका उसमें भी आप अराउंड 60 to 80% मिनिमम गेन कर लेंगे। बस आपका मेहनत ही आपके साथ होगा इस समय, क्योंकि मेरा काम बस बताना था कि हम कैसे क्या डील कर सकते हैं, बाकी सब आपको अपने अनुसार चलना होगा। ठीक है, एनीथिंग? ओके, थैंक यू।
साइंस साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग आसपास की चीजों को स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग इसको साइंस को हम लोग जो है हेलो हेलो साइंस को जो है आई एम ऑडिबल, मुझे सुनाई दे रहा है? हेलो, जैसे हम लोग जो है लॉ में जो है जूरिस कॉर्पस पढ़ते हैं, यानी लॉ बॉडी पढ़ते हैं ना, उसी तरह जो है हम लोग साइंस को जो है कॉर्पस ऑफ ह्यूमन नॉलेज कहते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग ह्यूमन के जो नॉलेज है एंटायर एस्पेक्ट्स को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। साइंस को जो है बेसिकली हम लोग 3 पार्ट्स में बांट देते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स वाला जो ब्रांच है हमारा, उसमें हम नेचर, फिजिक्स वाले ब्रांच में हम लोग नेचर और नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करते हैं। इसमें जो है लाइट आ जाएगा, आपका साउंड आ जाएगा, उसके बाद हमारे सेमीकंडक्टर्स टाइप के जो भी हैं नेचुरल एस्पेक्ट में, लाइट, ग्रेविटेशन, उसके बाद चले